नमस्कार। शोमरतुडी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है कि एक टकराव हो रहा है। न्यायपालिका और विधायिका जो है एक टकराव की ओर बढ़ रही है और मुख्य मुद्दा जो उसका है वह कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम के बारे में सब लोग जानते हैं। कोलिजियम सिस्टम जो है एक भाई भतीजावाद का जो है सिस्टम है, यह एक उसका अड्डा है और जो वर्तमान सरकार जो है इसको फेयर करना चाहती है, इसमें सुधार लाना चाहती है। और 2014 में ही जब इस सरकार ने शपथ ली थी, ये सरकार बनी थी, मोदी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार जब बनी थी, तभी उन्होंने जो है इसमें एक कानून बनाया, NJAC यानी नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया जिसमें कि न्यायपालिका पर जो वो लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखा गया। तो एक नया सिस्टम को लाए। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच है उसने इसको खत्म कर दिया। उसने सिस्टम को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये एक जो संसद की सर्वोच्चता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है संसद ही सर्वोच्च है, उसको इन्होंने चुनौती दी। क्योंकि जो कोलिजियम सिस्टम है वो उसका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो उन्होंने कानून बनाया है ये खुद का बनाया हुआ कानून है। न्यायपालिका ने 2-3 फैसलों में जो है ये खुद बनाया है। उसके बाद से जो है जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इसको उठाया। अब क्योंकि जो न्यायपालिका है या सुप्रीम कोर्ट के जज है वे अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं, देश से ऊपर समझते हैं, और किसी भी मंत्री को जो है डांटने, फटकारने या उसको बेइज्जत करने में वो देर नहीं लगाते हैं। वो अपने को सुप्रीम बॉस समझते हैं, क्योंकि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। किसके प्रति? यानी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगर वे जनता के प्रति जवाबदेह होते तो जो करोड़ों मुकदमे जो इस देश में चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कोई कदम उठाया होता, लेकिन नहीं। तो ये जो है इस पर उन्होंने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। न्यायाधीशों ने जो है, जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश जितने भी हैं CJI से मिला करके, और जो टॉप के कॉलेजियम के 4-5 हैं या कुछ और भी हैं, उन्होंने जो है इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू करी। एक किस्म से उन्होंने मंत्रियों को धमकाया और जो अटॉर्नी जनरल है उनसे ये भी कहा कि आप जो है अपने जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनको समझाइए। ये किस्सा चल ही रहा था कि जो धनखड़ साहब हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी एक जो है इसी चर्चा में जिक्र करते हुए इस सिस्टम को गलत बताया, कोलिजियम सिस्टम को। उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश दिखा दो जहां ये सिस्टम काम कर रहा हो, कि जहां न्यायपालिका न्यायाधीश खुद को ही नियुक्त कर रहे हो, तो ये सिस्टम कहीं नहीं है। अब क्योंकि वो मंत्री नहीं है, वो संवैधानिक जो पदक्रम है उसमें भारत में नंबर 2 पर है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये उनके भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अब उनको नाम लेकर के तो नहीं कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि उनका कद जो है बहुत बड़ा है, CJI से बहुत बड़ा कद है। और ये बात जब राज्यसभा की जब मीटिंग हुई तब भी धनखड़ साहब ने ये बात कही। तो इस बात को महसूस सब करते हैं कि ये एक किस्म से न्यायिक तानाशाही की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये जो है न्यायपालिका एक स्तंभ के रूप में नहीं, बल्कि एक जो विधायिका है, जो दूसरा स्तंभ है, उसके ऊपर अपने को इम्पोज करना चाहती है। और हाल ही में ऐसे कई किस्से आए हैं। और जब ये नेशनल अपॉइंटमेंट सिस्टम कमीशन का जब गठन हुआ था
तब ये ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से पास हुआ था। उसमें सभी दलों ने इसके पक्ष में वोट दिया था और ये कानून बनाया था। राज्यों में भी जो जितने राज्य चाहिए इस बिल को, संविधान संशोधन को पास करने के लिए, वो भी इन्होंने किया। तो इसी बात को धनखड़ साहब ने, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इस बात को कहा और कहा कि भाई आप लोग सोचें, जो भी इस फ्रेटर्निटी, जो इस से संबंधित रखते हों जुडिशल सिस्टम से, वो इस बात पर विचार करें। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास या न्यायाधीश के पास एक वो है, पावर है अवमानना का, कि अगर किसी ने उनके खिलाफ बोल दिया तो ये अवमानना हो जाएगी और वो किसी को भी सजा दे सकते। हालांकि जो बड़े बड़े जज हैं, वकील हैं, उनसे वो डरते हैं। आपको पता होगा ना, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करी थी, तो बड़े हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लास्ट में 1 रुपये का फाइन किया और 1 रुपये के फाइन पे जो है, तो इनका ये दोहरा वो है मानदंड जो है। एक तरफ तो जो बड़े वकील हैं जो लाखों की फीस लेते हैं, उनसे वो डरते हैं, और दूसरी तरफ मंत्री हैं जिनको हर कोई कुछ कह सकता है। जनता कह सकती है, जनता कहती है, ये कहते हैं जिसकी भी मर्जी आई, या पेपर्स कहते हैं, मीडिया कहता है, वो उनको उनकी आलोचना करते रहते हैं। तो ये उन्होंने ये रास्ता अपनाया। तो इस बीच आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या फैसले आ रहे हैं। पहले तो अभी हालिया जो बात मैं कर रहा हूं हल्द्वानी पर, इलाहाबाद नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है, जो उन्होंने अवैध कब्जा किया था, उनको निकालने के लिए कहा कि इनको 1 हफ्ते के अंदर खाली कराओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे दे दिया, अगर आप रिहेबिलिटेशन करिएगा, उसका प्रोग्राम लाइए, तब तक जो है इनको नहीं निकालेगा। आज वो एक अवैध काम को सुप्रीम कोर्ट ने वैधता प्रदान कर रहा है कि इन्होंने किया है तो कोई बात नहीं, 60 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रहे हैं, 75 साल से रह रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कश्मीरी पंडितों का केस सुनने से इनकार कर दिया कि बहुत टाइम हो गया। और कब हुआ था? 1989-90 में जो एक्सोडस हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, जो उनका पलायन हुआ था, जो उनके साथ अत्याचार हुए थे, उसे अभी तो 30-32 साल ही हुए। और ये 75 साल की बात करें कि नहीं, इनका अवैध कब्जा जो है इस पर आप मानवीय रुख अपनाएं। उनके लिए नहीं कह रहे हूँ, जो अपने घरों पर थे, जिनकी अपनी संपत्ति थी, जो मारे गए, उनके प्रति कोई दया नहीं है। इसी तर्क को लेकर के कल के दिन जो है, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो माफियों की भूमि, उनकी संपत्ति जो उन्होंने जब्त करी है, कल के दिन तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, इनका जो है कब्जा बहुत दिनों से है, आप क्या कर रहे थे, इसलिए इनको पहले रिहेबिलिटेट करिए, इनको कंपनसेशन दीजिए, जो कुछ आप तोड़ रहे हैं वो गलत तोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका अवैध कब्जा काफी समय से था। तो ये दोहरा मानदंड जो है सुप्रीम कोर्ट का ये है। तो ये जो ये बात कर रहे हैं, ये अपने ही दिए फैसले के अलग दे रहे हैं। इससे पर एक बेंच ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने अवैध कब्जे को पूरी तरह डिमोलिश करने को कहा, लेकिन अब इनका रवैया बदल गया। तो इसके पीछे कारण वही हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम पर जो सरकार ने जो उंगली उठाई है, या विधायिका ने जो उंगली उठाई है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, तो ये उनका बदला ले रहे हैं। और एक केस है जो डिमोनेटाइजेशन का, ये प्योरली जो है मॉनिटरी बिल था, इसमें किसी को भी समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, इवन राज्यसभा को भी नहीं है, क्योंकि ये सरकार का अपना काम है, ये उनका रोज का इनका काम है। लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम सुनेंगे। भाई क्यों सुनेंगे, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं कोई संविधान, इसमें वो कोई संवैधानिक जो है गलतियां नहीं हुई है, लेकिन आप क्यों सुनोगे? क्योंकि वो अपनी सुपरमेसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ हो हमारे द्वारा हो, हर चीज हमसे पूछ के हो, या जो भी सरकार ने किया हो, दिन के जो काम होते हैं, हर दिन के जो रूटीन वर्क होते हैं, उस पर भी हम हस्तक्षेप करेंगे। ये प्रवृत्ति पहले नहीं थी, लेकिन जब से टकराव शुरू हुआ तब से ये प्रवृत्ति आ गई।
तो हालांकि डिमोनेटाइजेशन का जो भी उन्होंने फैसला दिया डिमोनेटाइजेशन के ही पक्ष में हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बेसिकली गलत है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ये आप नहीं कर सकते, लेकिन जो है जजों ने कहा नहीं हम देखेंगे, हम देखना चाहेंगे। ऐसी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसकी भी उन्होंने फाइल मंगा ली और उसमें भी बड़ा ज्ञान देने लग गए। जो इसमें जोसेफ एक जिस बेंच में गया उसमें KM जोसेफ एक जज हैं, उन्होंने कहा जी ये आपने जो कुछ 100 दिनों के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को क्यों नियुक्त किया? भाई जज साहब, आपके यहाँ तो 72 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में CJI बने, तो आपको ये जो यहाँ आप 100 दिन गिन रहे हैं, अपने दिन नहीं गिन रहे हैं, वो 100 डेज की बात कर रहे हैं और अपने जो है 72 डेज नहीं गिन रहे हैं। तो ये दोहरा मानदंड क्यों है? ये मापदंड इसलिए है क्योंकि सरकार ने इनकी एक दुखी रख दबा दी और ये हर किस्म से जो है सरकार को परेशान करना चाहते हैं। तो ये जो हल्द्वानी वाला मामला है, ये सिर्फ इस देश को जो है एक गलत रास्ते पर ले जाने के लिए फैसला है कि तुम कब्जा कर लो, उसके बाद सरकार जो रिहेबिलिटेट करेगी। तो ये जो है इनका एक रवैया तब से बना हुआ है। ऐसे ही जो है जैसे CEC में कहते हैं, CEC के उसमें केस में उन्होंने कहा कि इसमें जो अपॉइंट करे उसमें CJI भी हो। CJI क्यों हो भाई? जैसे न्यायपालिका एक स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी है, वैसे जो है चुनाव आयोग भी है। ये भी उतना ही वो है, जो कद उनका वही कद उनका है, लेकिन आप अपनी नाक उसमें घुसेड़ना चाहते हैं। तो इसका सिर्फ मतलब यही है कि हमें जो है हर जगह हस्तक्षेप करने दो। जब ये कहते हैं कि साहब इसी केस में जब बात आई तो उन्होंने कहा देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन TN सेशन जैसा होना चाहिए। अब TN सेशन किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि उस टाइम पर जो है बूथ होते थे, मतपत्र जो है कागजी मतपत्र बैलेट पेपर होते थे और उसकी रिगिंग करते थे। और रिगिंग कौन करता? जो ये बाहुबली लोग थे, जैसे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव के इलेक्शन जो उनके टाइम पे जो इलेक्शन हो रहा था उसमें TN सेशन ने कई बार उसको एक्सटेंड किया और आपने उसी लालू यादव को जो है बेल दे दी है। ऐसे जो है माओवादी गौतम नवलेखा, उनको भी आपने बेल दे दी है मानवता के आधार पे। क्या मानवता? ये लोग नक्सलाइट है, अगर नहीं है तो आप केस करके छोड़ दीजिए, लेकिन अगर है तो ये नक्सलाइटों की खाद है, ये उनके मेंटोर हैं, ये खुद बंदूक नहीं उठाते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको जो है वो करते हैं, नक्सलाइट्स को जो है विचारधारा देते हैं, उनको जो है मानसिक संबल देते हैं, उनको जो है आइडियोलॉजी को मजबूत करते हैं। तो ये जो है ये सब जो टकराव के इनके बिंदु हैं। ये ऐसे ही जो है इसी केस में जब आया CEC वाले केस में, तो उन्होंने कहा जजों ने कहा हमने नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा और 2-4 कंट्रीज में देखा और UK में देखा, वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का कि सरकार करे। आपने वो तो देख लिया, लेकिन आपने दुनिया में किसी देश में देखा कि जो सिस्टम आपका कॉलेजियम का सिस्टम है वो किस देश में है? वो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपकी ध्वंस है, आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, मतलब जानते सब है, समझते सब हैं, लेकिन डरते हैं लोग। मतलब इस कदर डरते हैं कि जो रवीश कुमार जैसा जो पत्रकार अपने को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है और कहता है मैंने कईयों की नौकरियां लगवाई है, वो भी इस बात को कहने की बात तो दूर है, फुसफुसा भी नहीं सकता है कि ये इनका चयन किस आधार पर होता है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका चयन किस आधार पर होता है? कोई परीक्षा होती है? क्या होता है? आपस में बैठ करके आपने वो कर लिया और अपने को RTI से भी बाहर कर दिया। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अगर सरकार कोई अपना पैनल देती है हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का, तो आप उसको ठुकरा देते हैं, आप उसको नहीं मानते। जबकि हाई कोर्ट के जो जितने भी जजेस हैं वो आपके अपॉइंटी हैं, आपने तो इनको बनाया, तो आपने क्यों नहीं अगर ये गलत है
सुप्रीम कोर्ट में आने लायक नहीं थे ये, तो आपने हाई कोर्ट में क्यों नियुक्त किया? वैसे ऐसे ही जो है आप वहां पर तो आप सीनियरिटी की बात करते हैं। जब सीजीआई बनते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जो है जज होगा वो सीजीआई बनेगा, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं हाई कोर्ट से जजों को, तो आप एक जूनियर जज को भी ले आते हैं। 40-42 नंबर वाला जज जो है सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और ऊपर के लोग नहीं आते हैं। ऐसे कई जजेस होंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ वो जज जो जूनियर मोस्ट वाला है वो योग्य है और बीच के लोग सब अयोग्य है? वहाँ क्यों नहीं सीनियरिटी आप रखते हैं? जैसे एक जज हाई कोर्ट का वैसे सारे जज होंगे, क्योंकि आपके नियुक्त किए हुए जज हैं। तो सीजीआई के मामले में तो आप कहेंगे नहीं सीनियर मोस्ट बनेगा, लेकिन जब हाई कोर्ट के जजों से जब सुप्रीम कोर्ट में जज जाएंगे तब आपका ये जो है पैमाना खत्म हो जाएगा। आप खुद अपने आप कानून बनाएंगे, खुद ही उसको जो है उसकी व्याख्या करेंगे, सब कुछ वो बन गए। तो मेरा कहना यह है, क्योंकि इस कदर कड़वाहट हो गई है कि कल के दिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला दे सकता है जिससे सरकार पर संवैधानिक संकट आ जाए। किसी भी केस में जो है ऐसा फैसला आ सकता है। संभावना कम है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। अगर इनके उस पर हस्तक्षेप चलता रहा, अगर सरकार इस पर तुली रहेगी कि नहीं हमने ये कॉलेजियम सिस्टम में सुधार लाना है, इस परिवारवाद को ख़त्म करना है, तो आप एक ऐसा वो दे सकते हैं निर्णय किसी भी मामले में जिससे सरकार पर संवैधानिक संकट पड़ सकता है, जिससे मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद भी गंवाना पड़ सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अभी 1 साल 1.5 साल करीबन 1.25 साल करीबन जो है अभी भी है 2024 के चुनावों के लिए। और 2000 अगर माना ये स्थिति अगर कभी आती भी है तो मुझे तो ये लगता है कि मध्यावधि चुनाव भी हो जाएंगे। अगर आप इनको अयोग्य घोषित करते हैं किसी भी रूप में तो मध्यावधि चुनाव भी आ सकते हैं। तो इनका ट्रेंड बिल्कुल वही है। आप आजकल आप देखिए जो फिक्सर्स लोग थे वो अब फिर हावी हो गए हैं। वो जो है मोहम्मद जुबैर, आपने सुना होगा। मोहम्मद जुबैर वो व्यक्ति है जिसने इस देश में सरतन से जुदा करने का अभियान चलाया और उस पर जो है उसकी वजह से, उसके वीडियो की वजह से, एडिटेड वीडियो की वजह से कई लोग मारे गए, कईयों के सर तन से जुदा हुए, चाहे वो उमेश हो या वहाँ के कन्हैया लाल हो, जितने भी लोग हैं। उसने इसमें आग में घी डाली जो है। सिर्फ यही नहीं, उस व्यक्ति ने यहाँ से वीडियो बना करके एडिट करके विदेशी दूतावास को भेजे और आप उसको जो है स्वतंत्रता का हवाला देकर उसको बेल दे रहे हैं। भले ही केस वो ना हो लेकिन काम उसका गलत है। तो आप ऐसे व्यक्ति को जो है एक मौका दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को दोबारा ये करने का मौका दे रहे हैं। जैसे ये हल्द्वानी वाला फैसला है उसमें आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कब्जा करो, तो मतलब आप सरकार को फेल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों को पता नहीं होगा कि हमारी जमीन अवैध है। हाई कोर्ट ने भी सब बता दिया और ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, उनको सबको पता था। तो अगर रिहेबिलिटेशन करना था तो खुद करें, सरकार पे क्यों बोझ? फिर तो ये एक प्रवृत्ति बन जाएगी। कोई भी अवैध कब्जा करेगा और फिर बाद में कहेगा हम इतने साल से रह रहे, ये रह रहे, वो रह रहे, और रोते हुए फोटो खिंचा देंगे। और जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है ये सारा गैंग इकट्ठा होकर के एमनेस्टी इंडिया के जो है आकार पटेल हो गए, ये सारा गैंग मिल करके एक अराजकता पैदा कर देगा। और अगर ये नहीं हटे आप निश्चित मानिए ये देश गर्त की ओर जाने वाला है। आपने कहा 70-75 साल से क्यों ऐसा हो रहा? 70-75 साल से अगर हो रहा है, गलत हो रहा, आप इस बात को मानते हैं, तो आप उन सरकारों को क्यों नहीं दोष देते हैं? एक सरकार इसको अगर ठीक कर रही है तो आप उस पर ही गरज बरस रहे हैं। तो आप देखते रहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के रोल को जो है आप वॉच करेगा। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत संभावना है। जो मैं कह रहा हूँ इस बात की संभावना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।